सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। महामना की जयंती पर बीएचयू में आयोजित 3 दिवसीय पुष्प प्रदर्शनी संपन्न। रिकॉर्ड 1 लाख लोगों ने किया विजिट। मनुस्मृति के खिलाफ सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लेकर बीएचयू के छात्रों में दिखा आक्रोश। वीसी आवास के बाहर किया प्रदर्शन। दाल मंडी में चोरी का मोबाइल खरीदने और बेचने के कारोबार का खुलासा। 4 गिरफ्तार, चोरी हुए 21 एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद। और वाराणसी सहित आसपास के जनपदों में छाया घना कोहरा, सड़कों पर छाया सियापा, कई ट्रेनों का आवागमन हुआ प्रभावित। और अब समाचार विस्तार से। पहाड़ों पर हो रही बारिश और बर्फबारी के चलते अब मौसम का रुख बदल रहा है। बढ़ते ठंड के कारण ठिठुरन और कोहरे का प्रकोप बढ़ गया है। पहाड़ों पर हो रही बारिश और बर्फबारी का असर अब यूपी में दिखने लगा है। यूपी में एक साथ कई सिस्टम एक्टिव हैं। मौसम का रुख लगातार बदल रहा है। कहीं येलो अलर्ट तो कहीं ऑरेंज अलर्ट है। इसके साथ ही पश्चिमी विक्षोभ भी मौसम को प्रभावित कर रहा है। इसी बीच आईएमडी ने एक बार फिर से पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत वाराणसी मंडल में 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है। इससे मौसम के बिगड़ने की संभावना है। वाराणसी मंडल के चंदौली को छोड़कर बाकी 3 जनपदों में अगले 24 घंटे घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में कोहरे के कारण हल्की बारिश की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। यूपी के वाराणसी मंडल में कोहरे ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। बुधवार को आसमान में घना कोहरा छाया रहा, जिससे लोग सुबह देर तक घरों में ठिठुरते रहे। घने कोहरे के चलते सड़कों पर वाहन संभल कर चल रहे थे। घने कोहरे के कारण कई ट्रेनों का आवागमन भी प्रभावित रहा। इसके अलावा कई उड़ानों पर भी इसका असर पड़ा। दाल मंडी मार्केट में चोरी का मोबाइल खरीदने और बेचने के काम में लिप्त 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वाराणसी के सबसे प्रसिद्ध दाल मंडी मार्केट में चोरी का मोबाइल बेचने और खरीदने का काम धड़ल्ले से किया जा रहा है। इसकी जानकारी पुलिस को तब हुई जब एक शातिर मोबाइल चोर पुलिस के हत्थे चढ़ा। शातिर चोर ने मोबाइल चोरी से लेकर मोबाइल के लॉक तोड़ने, उसे बेचने को लेकर सारे राज पुलिस के सामने उगल दिए। चोर की निशानदेही पर पुलिस ने दाल मंडी से चोरी का मोबाइल खरीदा, उसे बेचने और मोबाइल का लॉक बिना कागजात तोड़ने के आरोप में अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अभियुक्तों के पास से चोरी हुए 21 एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किए हैं। दाल मंडी में चोरी का मोबाइल खरीदने और बेचने के कारोबार को लेकर डीसीपी काशी जोन ने मीडिया के साथ बातचीत में बताया कि विगत 14 नवंबर को चौक पुलिस को शिकायत मिली कि एक युवक ने महाराष्ट्र से आए एक श्रद्धालु से दोस्ती कर लॉकर में मोबाइल रखवाया और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए लाइन में लगवाया, जिसके पश्चात वह खुद लाइन से बाहर आकर लॉकर से सब सामान लेकर गायब हो गया। इस मामले की जांच के दौरान चौक पुलिस ने अभियुक्त ऋतिक सोनी को अग्रसेन तिराहे के पास से गिरफ्तार किया और तलाशी में उसके पास से 2 एंड्रॉयड मोबाइल व 120 रुपया बरामद किया। अभियुक्त ऋतिक सोनी से कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने बताया कि वह वाराणसी, गोरखपुर, चंदौली, मिर्जापुर आदि जिलों में घूमकर मोबाइल चोरी करता है एवं चोरी का मोबाइल दाल मंडी से दुकान में बेचता है। जो मोबाइल दाल मंडी का दुकानदार नहीं खरीदता, उन मोबाइलों का लॉक दाल मंडी में तोड़वाकर अन्यत्र बेच देता था। अभियुक्त ऋतिक सोनी की निशानदेही पर दाल मंडी से अभियुक्त गण इरफान अख्तर, राशिद अहमद और मोहम्मद रियाज को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त इरफान अख्तर के पास से चोरी के 9 अदद एंड्रॉयड मोबाइल तथा अभियुक्त राशिद अहमद के पास से 8 अदद एंड्रॉयड मोबाइल के साथ ही अभियुक्त मोहम्मद रियाज के पास से 2 अदद एंड्रॉयड मोबाइल बरामद किए गए। सभी चारों अभियुक्तों पर विधिक कार्रवाई कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। 20 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, जिनमें विभिन्न मार्क के हैं। सैमसंग के भी मोबाइल हैं, आपके रेडमी के हैं, आईफोन भी हैं और आपके वीवो के हैं, नोकिया के हैं। ये मोबाइल जो है बरामद हुए हैं। इनके द्वारा जो है ये जो आपराधिक कार्य किए गए हैं, ये ऋतिक सोनी पर 4 अभियोग पूर्व से पंजीकृत हैं। ये कोतवाली देहात मिर्जापुर के और चौक कमिश्नरेट वाराणसी के हैं। इसी तरह से इरफान पर 2 अभियोग पूर्व से पंजीकृत हैं और राशिद पर भी 2 अभियोग हैं, रियाज पर भी 2 अभियोग हैं। इनके द्वारा जो है गैंग बना करके मोबाइल चोरी करना, मोबाइल को खरीद बिक्री का कार्य करना, मोबाइल का लॉक तोड़ना आदि सारे कार्य संपादित किए गए हैं। इन चारों का गैंग पंजीकरण किया जाएगा, एचएस खोलने की कार्रवाई संपादित की जाएगी और इनको चारों को जेल भेजने के उपरांत उनको जो है रिमांड पर लेकर के
इनका आपराधिक इतिहास संकलित करके गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई। मनुवाद के खिलाफ वायरल वीडियो के चलते काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आक्रोशित छात्रों ने वीसी आवास के बाहर धरना प्रदर्शन किया। मामला की बगिया बीएचयू अब आंदोलन का गढ़ बनती जा रही है। कभी आधी रात मारपीट तो कभी किसी आंदोलन की खबरें आती रहती हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद और जातिवाद को ध्वस्त करो के नारे लगाए जा रहे हैं। वायरल वीडियो 12 मिनट का है। इस वीडियो के वायरल होने पर छात्रों में आक्रोश दिखा। इसके विरोध में भी छात्रों ने वीसी आवास के बाहर प्रदर्शन कर मनुस्मृति के खिलाफ वीडियो वायरल करने वाले छात्रों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी की लंका पुलिस और आबकारी विभाग ने 15 लाख रुपए कीमत के बरामद देशी और अंग्रेजी शराब की खेप को बुलडोजर चलवाकर नष्ट किया। पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र की पुलिस और आबकारी विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 15 लाख रुपए कीमत की देशी और अंग्रेजी शराब की खेप पर बुलडोजर चलवाकर उसे नष्ट किया। ऑपरेशन क्लीन अभियान के तहत लंका थाने के कुशल नेतृत्व में पूर्व में बरामद हुए अवैध शराब का विनष्टीकरण किया गया। अवैध शराब को नष्ट किए जाने को लेकर लंका थाना प्रभारी ने बताया कि अलग अलग ब्रांड की कुल 2483 लीटर अवैध अंग्रेजी व देशी शराब, जिसकी बाजार में करीब 15 लाख रुपए कीमत थी, उसे न्यायालय के निर्देश के बाद आबकारी विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में नष्ट करवाया गया है। गौरतलब है कि लंका पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी के तहत अवैध देशी और अंग्रेजी शराब को बरामद किया था। हम लोगों के द्वारा जो संयुक्त टीम के माध्यम से पुलिस और आबकारी के द्वारा अभियान के तहत जो भी मदिरा पकड़ते हैं अवैध रूप से, उन मदिरा को समय के अंतर्गत माननीय न्यायालय के द्वारा भी निर्देश दिया जाता है। उसी के निर्णय के अनुरूप समय से विनष्ट करना भी आवश्यक हो जाता है। उसी परिप्रेक्ष्य में विभिन्न धाराओं में लगभग 2483 लीटर, जिसकी अनुमानित कीमत 15 लाख के आसपास है, उसे आज नियमानुसार विनष्ट किया गया। कहाँ पर नष्ट किया? लोटूवीर लंका थाने के अंतर्गत एसीपी भेलूपुर और थानाध्यक्ष लंका महोदय के समकक्ष किया गया। काशी तमिल संगमम 2 में तमिल श्रद्धालुओं का 6वां दल कावेरी काशी पहुंचा। काशी तमिल संगमम 2 में शामिल होने के लिए तमिल श्रद्धालुओं का 6वां दल कावेरी काशी पहुंचा। धर्म, संस्कृति और इतिहास से भरी हुई नगरी काशी में दक्षिण भारतीय मेहमानों का वड़क्कम काशी कह के अभिवादन किया गया। ढोल नगाड़े की थाप के बीच स्वास्थ्य वाचन और फूलों की वर्षा से मेहमानों का स्वागत किया गया। मेहमानों का स्वागत उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने किया। लेखकों के समूह ने कहा कि हमें खुशी है कि हम सभी काशी में बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन करेंगे और प्रयागराज संगम स्नान, अयोध्या प्रभु रामलला का दर्शन कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन 3 शहरों की यात्रा से हमें बहुत कुछ देखने और जानने को मिलेगा। काशी पहुंचे मेहमानों के लिए विशेष तैयारी की गई है। इस यात्रा में मेहमानों को तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश दोनों की कला संस्कृति की झलक दिखाई देगी। इसके अलावा उन्हें काशी विश्वनाथ धाम, काल भैरव मंदिर, सारनाथ, हनुमान घाट, गंगा आरती सहित अन्य स्थानों का भ्रमण करते हुए प्रयागराज और फिर अयोध्या का भी भ्रमण कराया जाएगा। दक्षिण भारत से काशी आने वाले लोग सुब्रमण्यम भारती के घर और म्यूजियम का दीदार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, काशी में कांची कामकोटी पीठ है जो कि दक्षिण भारत की वास्तुकला पर बनी है। इस मंदिर के शिखर पर तमाम देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित है। यही नहीं, काशी तमिल संगमम 2 के दौरान वाराणसी आने वाले सभी डेलीगेट्स को काशी के मिनी तमिलनाडु यानी तमिल कॉलोनी का दीदार कराया जा रहा है ताकि सदियों पहले जुड़ा यह नाता फिर से उतना ही गहरा हो सके। काशी में इन मेहमानों को दक्षिण भारत का खान पान, रहन सहन और वेशभूषा के साथ ही वहाँ के लोग और काशी के लोगों का एक दूसरे के प्रति प्यार और दुलार भी दिखाई देगा। साथ ही ग्रुप में 1500 से ज्यादा डेलीगेट्स बनारस आएंगे। अब तक डेलीगेट्स का 5 समूह काशी का भ्रमण कर चुका है। हर ग्रुप में 205 डेलीगेट्स की मौजूदगी है। तमिल पंचांग के अनुसार इस बार मार्गशीर्ष महीने में काशी तमिल संगमम 2 का आयोजन किया गया है। 5वां एकेडमिक सत्र 28 दिसंबर यानी कल आयोजित होगा। इसमें लेखकों का डेलीगेशन आएगा। इस सत्र में तमिल और हिंदी साहित्य के विचारों, समावेशी और प्रगतिवादी पर चर्चा होगी। इसमें मुख्य वक्ता के तौर पर डॉक्टर नीरजा माधव होंगी। नमो घाट पर आयोजित काशी तमिल संगमम 2 में हजारों लोग इस आयोजन का हिस्सा बन रहे हैं। वाराणसी के नमो घाट पर काशी तमिल संगमम 2 का आयोजन किया गया है, जहां दिन भर में हजारों लोग इसका हिस्सा बन रहे हैं। वहीं इस प्रदर्शनी में तमिल कलाकारों के द्वारा तैयार की गई कलाकृति काशी वासियों को खूब पसंद आ रही है। ऐसे ही तमिलनाडु के रहने वाले के रघुनाथम और उनकी पत्नी द्वारा संचालित स्टॉल पर लकड़ी के खिलौनों और लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं। तमिल शिल्पकारों के खिलौनों को पसंद कर रहे काशीवासी
के रघुनाथम अपने पत्नी के साथ पहली बार आयोजित काशी तमिल संगम में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि काशी के लोगों ने हमारे इस लकड़ी शिल्पकार को बहुत पसंद किया और इस बार भी लोग अच्छी खरीदारी कर रहे हैं। के रघुनाथम ने बताया कि वह तमिलनाडु के कृष्णगिरी जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि वह 40 साल से भी अधिक से इस कला के प्रति समर्पित रहे हैं। उनके काम के लिए उन्हें राज्य पुरस्कार भी मिल चुका है। व्हाइट वुड से तैयार किया गया है रंग बिरंगा खिलौना। के रघुनाथन ने अपने दुकान के बारे में बताया कि हम लोग बच्चों के खेलने के लिए गुड़िया और घर को सजाने के लिए लकड़ी का आइटम बनाते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ आने वाला हर कोई इस खिलौने को पसंद कर रहा है। व्हाइट वुड से हम इन खिलौनों को बनाते हैं जो काफ़ी मुलायम और मजबूत होते हैं। के रघुनाथम कहते हैं कि मुझे यकीन है कि इस तरह के बड़े आयोजन न केवल दोनों स्थानों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करेंगे बल्कि शिल्पकारों के लिए भी वरदान साबित होंगे। उन्होंने ऐसे आयोजनों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा भी की और धन्यवाद भी कहा। काशी के राजू ने कहा, लकड़ी के खिलौनों से प्लास्टिक मुक्त भारत की परिकल्पना पूरी होगी। दुकान पर लकड़ी का खिलौना लेने पहुंचे राजू मोहन शर्मा ने बताया कि जो खिलौने हैं उससे बच्चे दूर हो रहे हैं, लेकिन आज भी तमिलनाडु के लोग लकड़ी खिलौना तैयार कर रहे हैं। ये काफ़ी अच्छी पहल है। हमें यह खिलौना काफ़ी अच्छा लगा और अपने घर के लिए इसे खरीद रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम इन बच्चों को खिलौनों से जोड़ें तो प्लास्टिक मुक्त भारत की परिकल्पना पूरी होगी। के रघुनाथम के स्टॉल के अलावा प्रदर्शनी में अन्य स्टॉल भी हैं। तमिलनाडु की संस्कृति और परंपरा को उजागर करने वाले इस कार्यक्रम में देश भर से 1500 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। लोगों ने इस आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि यह वर्तमान पीढ़ी के बीच जागरूकता पैदा करेगा और दोनों स्थानों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को उजागर करेगा। आने वाला सब पसंद कर रहा है, बच्चों बड़ा आदमी सब पसंद कर रहे हैं। इधर रोड भी अच्छा है, सेल्स भी बहुत अच्छा है। किन जो है लकड़ियों से आप इसे बनाते हैं? हम इसको डील वुड कहता है, वाइट वुड, सॉफ्ट एंड स्ट्रॉन्ग वुड है, इसमें हम बनाते हैं। मैं 40 साल से ये काम कर रहा हूँ। बनारस में कैसा लग रहा है आपको यहाँ? बहुत अच्छा है सर, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। हाँ, मैं दूसरे बार आ रहा हूँ। पहले भी बहुत अच्छा था, इस टाइम भी बहुत अच्छा है। इसलिए मैं मोदी जी को हमारा धन्यवाद बताने पसंद कर रहा हूँ सर। और मैं पिछले 30 वर्षों से 12 भाषाओं में काशी में आने वाले तमिल, तेलुगु, बंगला, कन्नड़ लोगों की सहायता करता आ रहा हूँ। ये जो स्टॉल आप देख रहे हैं, ये तमिलनाडु कृष्णगिरी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु वहाँ से आए हैं। और इनका मैसेज है कि लकड़ियों के जो खिलौने हैं, मिट्टी के जो खिलौने हैं, इनसे बच्चे दूर हो रहे हैं। अगर हम बच्चों को प्राकृतिक वातावरण से जोड़ें, इन खिलौनों से जोड़ें, तो प्लास्टिक मुक्त भारत की जो परिकल्पना है वो निश्चित रूप से पूरी होगी और साथ ही बच्चों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा जीवन होगा आपका, होगी हर मुश्किल आसान, है हर परेशानी का निदान। आप बने रहिए हमारे साथ और हम बताएंगे आपके भविष्य का हाल। प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:30 बजे से सिर्फ सिटी वाराणसी लाइव पर। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वीर बाल दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी महानगर द्वारा गुरुद्वारे में गुरबाणी और संकीर्तन का आयोजन किया गया। मुगलों के आगे नतमस्तक नहीं होने का प्रण लेने वाले नन्हे साहबजादों की वीरता को नमन करने के लिए देश भर सहित प्रदेश भर में मंगलवार को सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों के सर्वोच्च बलिदान और साहस की स्मृति में वीर बाल दिवस मनाया गया। भारतीय जनता पार्टी महानगर द्वारा वीर बाल दिवस के अवसर पर गुरुबाग स्थित गुरुद्वारे में सायंकाल आयोजित गुरुवाणी और संकीर्तन का आयोजन किया गया। साथ ही इसके पूर्व गुलाबबाग सिगरा कार्यालय में संगोष्ठी का भी आयोजन हुआ। गुरुबाग स्थित गुरुद्वारा में आयोजित समारोह में क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप सिंह पटेल ने कहा कि पीएम मोदी की प्रेरणा और आदेश से गत वर्ष प्रदेश सरकार ने साहिबजादों के बलिदान दिवस को वीर बाल दिवस के रूप में मान्यता दी और आज हम सब इस समारोह में अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए यहाँ एकत्रित होकर गुरुबाणी और भजन कार्यक्रम में भाग लिए। उन्होंने कहा कि वीर साहबजादों ने अपनी पराकाष्ठा से धर्म की रक्षा के लिए अपना जीवन का बलिदान दिया, दूसरा धर्म कबूल करने से इनकार कर दिया। ऐसे वीर बालकों को हम सभी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। यह दिन याद दिलाता है कि शौर्य की पराकाष्ठा के सामने कम आयु मायने नहीं रखता।
इस दौरान मुख्य रूप से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पदाधिकारी के साथ क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप सिंह पटेल, प्रदेश कोषाध्यक्ष मनीष कपूर, क्षेत्रीय महामंत्री अशोक चौरसिया, जिलाध्यक्ष एवं एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा, प्रभारी एवं एमएलसी अरुण पाठक, राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु, विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, विधायक सौरभ श्रीवास्तव, प्रेम प्रकाश कपूर, संतोष सोलापुरकर, नम्रता चौरसिया, नवीन कपूर, अशोक पटेल, संजय सोनकर, प्रवीण सिंह, गौतम, सुरेश सिंह, इंजीनियर अशोक यादव, अभिषेक मिश्रा, अजय प्रताप सिंह, कमलेश सोनकर, टिंकू अरोड़ा सहित सैकड़ों लोग शामिल थे। इसके पूर्व गुलाब बाग स्थित पार्टी कार्यालय में इस अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान डिजिटल प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। वीर बाल दिवस सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों बाबा फतेह सिंह और जोरावर सिंह की शहादत के सम्मान में मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जनवरी 2022 को गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के दिन घोषणा की थी कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पंजाब में सिखों के धर्मगुरु श्री गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे थे। उन्हें 4 साहिबजादे खालसा कहा जाता था। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। इसकी स्थापना सिखों को उनके धर्म के आधार पर भेदभाव की समाप्ति के उद्देश्य से की गई थी। गुरु गोविंद सिंह की 3 पत्नियों से 4 बेटे थे, अजीत, जुझार, जोरावर और फतेह, जो सभी खालसा का हिस्सा थे। उन चारों को 19 साल की उम्र में से पहले ही मुगल सेना ने मार डाला था। मुख्य वक्ता वाराणसी जिला एवं महानगर प्रभारी एमएलसी अरुण पाठक ने कहा कि साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह सिख धर्म के 2 सबसे प्रसिद्ध शहीद हैं। औरंगजेब के निर्देश पर सन 1704 में मुगल सेना ने आनंदपुर साहिब को घेर लिया। इस घटना में गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्रों को कैद कर लिया गया और उनके सामने शर्त रखी गई कि यदि वह इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो उन्हें नहीं मारा जाएगा। धर्मांतरण के इस प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद दोनों साहबजादों को मौत की सजा दी गई और ईंट की दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया। गोष्ठी का संचालन महामंत्री नवीन कपूर, धन्यवाद ज्ञापन अध्यक्षता वरिष्ठ उपाध्यक्ष आत्मा विश्वेश्वर ने किया। गोष्ठी में विधायक सौरभ श्रीवास्तव, आत्मा विश्वेश्वर, डॉक्टर गीता शास्त्री, अभिषेक मिश्रा, नवीन कपूर, जगदीश त्रिपाठी, अशोक पटेल, मीडिया प्रभारी किशोर सेठ, योगेश सिंह पिंकू, कमलेश सोनकर आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह के शहीदी दिवस पर हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी यहाँ गुरुद्वारे में उपस्थित होकर के जोरावर सिंह और फतेह सिंह के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ऐसे दोनों साहिबजादे जिन्होंने अपनी शौर्य पराकाष्ठा और अपने धर्म की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान दिया, उन्होंने दूसरा धर्म कबूलने से इनकार कर दिया। ऐसे वीर बालकों को सच्चे दिल से हम सभी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित होकर के श्रद्धा सुमन अर्पित। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्रों की शहादत को नमन करने आज हम सभी लोग यहाँ गुरुद्वारा गुरबाग पे शामिल हुए। निश्चित ही उनको नमन करने का आज का दिन देश में शहादत के लिए बच्चों की इतनी छोटी उम्र में शायद दुनिया में किसी देश में किसी ने शहादत दिया हो। यह दिन भारत के लिए, हम सब के लिए एक बहुत अलग से दिन है, तो याद करने के लिए हम सभी। मालवी की बगिया में आयोजित 3 दिवसीय पुष्प प्रदर्शनी का बुधवार को समापन हुआ। मालवी की बगिया बीएचयू रंग बिरंगे फूलों की खुशबू से महक उठी है। आज पुष्प प्रदर्शनी का आखिरी दिन है। महामना की 162वीं जयंती के मौके पर उनकी स्मृति में मालवीय भवन के प्रांगण में 3 दिवसीय पुष्प प्रदर्शनी लगाई गई है। इस दौरान मालवीय भवन को 200 क्विंटल फूलों से सजाया गया। प्रोफेसर आनंद कुमार सिंह ने बताया कि इस बार राम मंदिर झांकी लोगों को खूब पसंद आई। इन 3 दिनों में रिकॉर्ड 1 लाख से अधिक लोगों ने पुष्प प्रदर्शनी को देखा। जहाँ तक हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि तीनों दिन बिल्कुल यहाँ पैर रखने की जगह नहीं बची थी और 1 लाख से ऊपर तो लोग आए ही होंगे यहाँ देखने के लिए। क्या लगता है कि इस बार जो फूल अच्छे तरीके से सजाया गया राम मंदिर और लोगों का उत्साह काफी अच्छा। इस बार हम लोग थोड़ा सा समय से इसको, चूंकि इसका प्रचार प्रसार भी किए थे, जिसका फायदा ये हुआ कि तो राम मंदिर की झांकी लोगों को बहुत आकर्षित की और फूलों का भी इस बार जो मेंटेनेंस था वो बहुत बढ़िया था, तो पब्लिक की काफी रुझान देखने को मिला। बाबा विश्वनाथ के धाम में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से मरीजों के इलाज के साथ ही निःशुल्क आयुर्वेद दवा भी उपलब्ध कराई जा रही है। बाबा विश्वनाथ के धाम में बीएचयू आयुर्वेद चिकित्सा की पुरानी पद्धति से मरीजों का इलाज हो रहा है। अब मरीजों के इलाज के साथ साथ आयुर्वेदिक दवा भी निःशुल्क प्राप्त होगी। सप्ताह में 3 दिन नाड़ी देखकर डॉक्टर बीमारी बताएंगे और फिर उस बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए दवा भी देंगे।
आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु के निर्देश पर आयुर्वेदिक दवाओं के साथ ही फार्मासिस्ट और कर्मचारियों की तैनाती का निर्देश दिया गया है। दरअसल काशी विश्वनाथ धाम में तमाम सुविधाओं के बीच आरोग्य केंद्र की स्थापना भी की गई है। इसी आरोग्य केंद्र में आयुर्वेद पद्धति से डॉक्टर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। इसके लिए विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने अनुमति भी दे दी थी। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में शाम 5:30 बजे से 8 बजे तक निःशुल्क चिकित्सा सेवा में सुविधाएं बढ़ाने के लिए IMS BHU के आयुर्वेद विभाग के वैद्य सुशील कुमार दुबे द्वारा किए गए पत्राचार के बाद विभाग ने यह निर्णय लिया है। सुशील कुमार वैद्य के मुताबिक सप्ताह में 3 दिन नाड़ी विभाग के एक्सपर्ट डॉक्टर वहां जाते हैं और वहां आने वाले देश भर के अलग अलग राज्यों के भक्तों का इलाज करते हैं। अब हम लोग उनको दवा भी दे सकेंगे। यह सरकार की पहल अच्छी है। आपको बता दें कि विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु दर्शन पूजन को आ रहे हैं। ऐसे में उन्हें यहाँ बाबा विश्वनाथ पुरानी चिकित्सा पद्धति से आरोग्यता का आशीर्वाद भी इस नई सेवा से देंगे। डॉक्टर वैद्य सुशील कुमार दुबे ने बताया कि नाड़ी परीक्षण करने में 5 से 10 मिनट समय लगता है। 2 माह में अब तक लगभग 150 मरीजों को देखा जा चुका है। उन्होंने बताया कि ज्यादातर लोग पेट की बीमारी, जोड़ों के रोग एवं श्वास खांसी से परेशान वाले आए हैं। उनको सबसे पहले किचन सामग्री से चिकित्सा, तत्पश्चात सही खान पान और आयुर्वेदिक दवा बताया जाता है। और अब तो उत्तर प्रदेश सरकार मरीजों को दवा भी जो उपलब्ध होगा वह निःशुल्क दिया जा सकेगा। मेरा सोमवार को OPD का 5:30 से 8 का रोगियों को नाड़ी परीक्षा के द्वारा चिकित्सा दिया जा रहा था। नाड़ी परीक्षा के पश्चात लोगों को एक बार में 5 से 10 मिनट लगता है देखने में, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि 5 से 10-12 मरीज डेली आ जाते थे वहाँ पे चिकित्सा में। अभी तक कुल 150 मरीजों ने चिकित्सा सेवाएं लगभग 2 महीने में लिए। और इसको देखते हुए हमने उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय आयुष मंत्री श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी से अनुरोध किया कि यहाँ पे आधुनिक चिकित्सा की भांति आयुर्वेद चिकित्सा के लिए एक कंपाउंडर और एक क्लास 4 का व्यक्ति और साथ में निःशुल्क आयुर्वेद की दवाइयों का उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। आज बड़े हर्ष का विषय है कि माननीय आयुष मंत्री जी के निर्देश पर निदेशक महोदय प्रोफेसर PC सक्सेना के द्वारा तत्काल आदेश जारी किया गया कि निःशुल्क चिकित्सा आयुर्वेद की भी उपलब्ध काशी विश्वनाथ धाम के आरोग्य सेवा केंद्र में किया जाए। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के तहत वार्ड नंबर 47 बिरदोपुर में निःशुल्क चूल्हा, रेगुलेटर पाइप तथा राशन कार्ड प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 15 नवंबर 2023 से 26 जनवरी 2024 तक चलने वाले विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के तहत सोमवार को वार्ड नंबर 47 बिरदोपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैंटोनमेंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव थे। इस अवसर पर उन्होंने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए उपस्थित जनों के साथ संकल्प लिया। साथ ही पात्र लाभार्थियों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन के अंतर्गत निःशुल्क चूल्हा, रेगुलेटर पाइप तथा राशन कार्ड प्रदान किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से क्षेत्रीय पार्षद सीमा वर्मा, महानगर मंत्री किशन कनौजिया, शिव वर्मा उर्फ मामू, मनीष सिंह चौहान, जितेंद्र कुमार आनंद, सुभाष सोनकर, मनोज तिवारी, संतोष गुप्ता, शरद कुमार सोनकर, गौरव अग्रवाल, मनीष सोनकर, दीपक गुप्ता, विनोद भारद्वाज सहित बड़ी संख्या में क्षेत्र की जनता उपस्थित थी। गरीबों को हर तरह से मजबूत करने के लिए योजनाएं बिल्कुल जमीन तक लाई जा रही है। ये विकसित भारत संकल्प योजना जो आयोजित उन्होंने कराई है, इसके मूल में ये है कि कहीं कोई पात्र छूट गया हो, कहीं कोई गरीब रह गया हो, कहीं कोई ऐसा व्यक्ति हो जो पात्र है पर उसे किसी योजना का लाभ ना मिला हो, तो एक एक मोहल्ले, एक एक वार्ड, एक एक गांव में ये यात्रा जा रही है। यहाँ सभी सरकारी योजनाओं के कैंप लग रहे हैं और जो भी व्यक्ति यहाँ आ रहे हैं वह जिस योजना के पात्र हैं उन्हें उसमें रजिस्ट्रेशन कराकर उस योजना से लाभान्वित कराया जा रहा है। अन्नपूर्णा सभागार में जन कल्याण परिषद का वार्षिक सम्मेलन कवि गोष्ठी एवं सम्मान समारोह के रूप में आयोजित हुआ। जन कल्याण परिषद उत्तर प्रदेश का वार्षिक सम्मेलन कवि गोष्ठी एवं सम्मान समारोह अन्नपूर्णा सभागार रामकटोरा में उल्लासपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। सहायक पुलिस आयुक्त अवधेश पांडे ने अपने सम्मान के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि सौहार्द कायम रखने, अपराध रोकने, यातायात नियंत्रण में समाजसेवी संगठनों का सहयोग अपेक्षित है। संस्था के प्रदेश अध्यक्ष गंगा साहेब पांडे ने संस्था के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि नगर के विकास, सौहार्द, शिक्षा, चिकित्सा, संगीत, समाज सेवा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वालों को प्रोत्साहित करना और प्रशासनिक कार्यों में सहयोग का संस्था का मुख्य उद्देश्य है। प्रदेश महासचिव सिद्धनाथ शर्मा ने 2023 में संस्था द्वारा किए गए कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया। शमशुल आफरीन ने अध्यक्षता एवं SP श्रीवास्तव ने धन्यवाद ज्ञापन किया।
सम्मानित होने वालों में शिक्षा के क्षेत्र में मनोज बजाज, चेतगंज थाने के इंस्पेक्टर वेद प्रकाश राय, ज्योतिषी डॉक्टर अनु कुमार जायसवाल, समाज सेवा में राजकुमार जायसवाल, स्नेहलता सिंह चुन्नू, डॉक्टर नईम कादरी आदि को अंगवस्त्रम ओढ़ाकर एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। बनारस के नामचीन कवियों ने अपनी रचनाओं का पाठ किया और हम लोगों ने अब व्रत लिया है कि समाज सेवा के क्षेत्र में अपने कर्तव्य का पूरी तरह निर्वाह करते रहेंगे। अविरल गंगा स्पोर्ट्स सोसाइटी ने राजेंद्र प्रसाद घाट पर अपना स्थापना दिवस आयोजित किया। अविरल गंगा स्पोर्ट्स सोसाइटी प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी अपना स्थापना दिवस सोमवार को राजेंद्र प्रसाद घाट पर आयोजित किया, जिसमें बनारस के उद्योगपति एवं समाज सेवी केशव जालान मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केशव जालान एवं अविरल गंगा स्पोर्ट्स सोसाइटी की अध्यक्ष सीमा गौड़ ने अपने हाथों से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अतिथियों में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के डॉक्टर S.K. तिवारी, डॉक्टर सुनील चौधरी, डॉक्टर प्रीति मौर्य, डॉक्टर महिमा यादव, शिव बारात समिति के दिलीप सिंह आदि मुख्य थे। इन सभी अतिथियों की मौजूदगी में बच्चों का रंगारंग कार्यक्रम हुआ, जिसमें सभी उम्र के बच्चों ने हर्षोल्लास के साथ भाग लिया। इस कार्यक्रम का संचालन प्रियंका ने किया। मेरी संस्था बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, खेल कूद के लिए और उनकी स्किल पावर के लिए वर्क करती है। तो हम जो साल भर में बच्चों को सिखाते हैं, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए एक मंच देते हैं और वार्षिक उत्सव पे वो प्रोग्राम करवाते हैं, ताकि बच्चों में आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस बढ़े और वो दुनिया को फेस कर सकें। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।